जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या होता है, जिसको हिंदी में हम अपरा या फिर आंवल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम आपसे माफी चाहेंगे वीडियो देर से अपलोड करने की। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली आपको वीडियो दे सकूं। चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लेसेंटा का इंट्रोडक्शन, यानी कि प्लेसेंटा क्या होता है उसको जानेंगे। फिर उसके बाद प्लेसेंटा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लेसेंटा की इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पर लिख रखा है, प्लेसेंटा एक टेम्पोररी मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है? एक प्रकार का वैस्कुलर ऑर्गन है जो कि टेम्पोररी होता है, यानी कि कुछ निश्चित समय के लिए होता है, जो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान बनता है। कहाँ बनता है? एक फीमेल जो होती है उसके अंदर बनता है। और किस फीमेल में? जो फीमेल गर्भ धारण करती है। ठीक है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसके अंदर प्लेसेंटा बनता है। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट है, प्लेसेंटा फीटस तथा मदर के बीच एक लिंक का काम करती है। जो प्लेसेंटा होती है, जो अपरा होती है, वो फीटस यानी कि एम्ब्रियो, मदर यानी कि जो फीमेल है जिसके अंदर प्लेसेंटा बनता है, उन दोनों के बीच एक लिंक का काम करती है। किस प्रकार का लिंक होता है? ये जो लिंक होता है, इसी लिंक के माध्यम से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद अगर हम प्लेसेंटा में अगले पॉइंट की बात करें इंट्रोडक्शन के बाद, तो वो होगी कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इसके कैरेक्टर्स की बात कर ले, इसकी कैरेक्टर्स कैसी होती है। तो इसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स लिख रखा है जो कि हम आपको डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो पहला जो है वो है डिस्क्वाड। देखिए, डिस्क्वाड का मतलब क्या होता है? डिस्क्वाड का मतलब होता है डिस्क लाइक या फिर पैनकेक लाइक। अब देखिए, जो डिस्क लाइक होता है, डिस्क कैसा होता है? डिस्क आपने देखा है? नहीं देखा है ना? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इधर स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो लाल रंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है प्लेसेंटा की है। पूरी की पूरी जो लाल रंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो प्लेसेंटा की है। डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सेंटर एरिया पर मोटी। ठीक है, सेंटर एरिया जो होती है डिस्क लाइक की वो मोटी होती है, और जो पेरिफेरल एरिया होती है वो पतली होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है डेसिड्यूवेट। अब डेसिड्यूवेट का मतलब क्या होता है? डेसिड्यूवेट का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाना। तो सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि जो प्लेसेंटा होता है वो एक टेम्पोररी मेम्ब्रेनस वैस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि ये कुछ ही समय के लिए होता है। तो वहीं से बनता है डेसिड्यूवेट। डेसिड्यूवेट का मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाना। तो कैसे समाप्त होता है? जब बच्चा जन्म ले लेता है, ठीक है, आफ्टर द बॉर्न। ठीक है, जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होती है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, डेसिड्यूवेट का मतलब होता है कि जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होती है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो प्लेसेंटा होता है वो टेम्पररी होता है। उसके बाद अगली पॉइंट जो है वो है हीमोकोरियोनिक। प्लेसेंटा को हीमोकोरियोनिक के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम हीमोकोरियोनिक भी कह सकते हैं। देखिए, हीमोकोरियोनिक क्यों कहते हैं? हीमोकोरियोनिक का मतलब क्या होता है इसको देखिए। यहाँ पर देखिए फिगर में एक जो रेड कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसी में एक पतली सी व्हाइट कलर की भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, जिसको हमने कोरियन कहा है। क्या कहा है? कोरियन। अब हीमोकोरियोनिक का मतलब होता है जो कोरियन होता है, ये जो कोरियन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा इसके मैटरनल ब्लड के साथ। इसके साथ मैटरनल ब्लड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, जिसकी वजह से इस प्लेसेंटा को हम हीमोकोरियोनिक के नाम से भी जानते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कलर। तो प्लेसेंटा की जो कलर होती है वह कैसी होती है? प्लेसेंटा की कलर कैसी होती है इसकी बात करें तो जो प्लेसेंटा की कलर होती है वो होती है डार्क मैरून कलर की। प्लेसेंटा जो होती है वो डार्क मैरून कलर की होती है। आई होप कैरेक्टरिस्टिक भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार जल्दी से फिर से मैं आपको बता देता हूं कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। पहली पॉइंट है डिस्क्वाड। डिस्क्वाड यानी कि डिस्क लाइक और पैनकेक लाइक स्ट्रक्चर होती है प्लेसेंटा की। उसके बाद डेसिड्यूवेट। डेसिड्यूवेट यानी कि जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होती है वो समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद हीमोकोरियोनिक। हीमोकोरियोनिक मतलब जो कोरियन होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है मैटरनल ब्लड के साथ। फिर उसके बाद कलर की बात करें तो जो प्लेसेंटा का कलर होता है वो होता है
डार्क मैरून कलर का। ठीक है, अब उसके बाद इसकी डेवलपमेंट की बात कर ले, प्लेसेंटा के विकास की बात कर ले, प्लेसेंटा का विकास कैसे होता है, प्लेसेंटा बनता कैसे है। तो प्लेसेंटा का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के दौरान होता है। तो यहां पर शब्द आया है ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन। तो इन दोनों पॉइंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में ही बता दिया था, जब हमने इम्प्लांटेशन को पढ़ा था, यानी कि भ्रूण रोपण को हमने पढ़ा था। तो एक बार फिर से मैं अगर ब्लास्टोसिस्ट की बात कर लेता हूं, तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा तब जाकर के प्लेसेंटा का निर्माण होगा। तो ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो बनता कैसे है। तो देखिए, D14 को जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो एग क्या होता है, एग होता है फीमेल गैमिट, और फर्टिलाइजेशन में जरूरत पड़ती है मेल और फीमेल गैमिट की। तो ओव्यूलेशन के बाद मेल गैमिट स्पर्म जो होता है वो आता है एग के पास और करता है मेटिंग, यानी कि फ्यूज होता है। फ्यूज होने के बाद बनाता है जाइगोट, और उसके बाद जो जाइगोट होती है उसमें क्लीवेज होती है। क्लीवेज के दौरान जाइगोट 2 सेलें बढ़ती है, 2 से 4 सेलें बढ़ती है, 4 से 8 सेलें बढ़ती है, 8 से 16 सेल में बढ़ती है, 16 से 32 सेल में बढ़ती है। और जो 32 सेल की स्टेज होती है, 32 सेल की जो अवस्था होती है उसको हम मार्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्यूला। और मार्यूला के अंदर जो 32 सेल्स पाई जाती है उनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर। अब वही ब्लास्टोमियर जो होते हैं उसमें डिवीजन होता है। डिवीजन के दौरान ही जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो किनारे पर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं 2 लाइन में। तो देखिए, इस प्रकार से वो किनारे पर अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और किनारे पर पूरी तरह से अरेंज होकर के 2 लेयर बना लेते हैं, बीच में एक खाली जगह भी बच जाता है। तो चलिए, वही जो संरचना होती है वो बनती है ब्लास्टोसिस्ट, या फिर उसी को हम ब्लास्टुला कहते हैं। तो हमने बताया ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा का निर्माण होता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण ब्लास्टोसिस्ट से कैसे होता है उसको जान लेते हैं। तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम आउटर सेल मास कहते हैं। उसके बाद जो अंदर की लेयर होती है जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है उसको हम इनर सेल मास कहेंगे। और ये जो ब्लास्टोसील है, ब्लास्टोसील को हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं 3 पॉइंट को अगर हम समझ गए तो समझ जाएंगे कि प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम आउटर सेल मास की बात कर ले, आउटर सेल मास। आउटर सेल मास क्या होता है, जो आउटर सेल मास होता है वो बदल जाता है ट्रोफोब्लास्ट में। किसमें, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, आउटर सेल मास बिकेम ट्रोफोब्लास्ट। आउटर सेल मास जो होता है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है, यही उत्तरदायी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया, ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा सेल प्लेसेंटा बनाता है, ये समझ में आया। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर सेल मास होता है वो चेंज हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट में, और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वही आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण करता है। तो एक पॉइंट क्लियर हो गई कि ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर सेल मास होती है वो ट्रोफोब्लास्ट बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके प्लेसेंटा का निर्माण करता है। फिर इसके बाद इसमें दूसरी पॉइंट है इनर सेल मास। दूसरा जो सेल है वो है इनर सेल मास, यहां पर लिख देते हैं इनर सेल मास। अब इनर सेल मास क्या करता है, ये जो इनर सेल मास होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब देखिए, ये जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो क्या करता है, एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि एम्ब्रियो यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट। तो यहां नाम से ही पता चल जा रहा है कि जो एम्ब्रियोब्लास्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो।
देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी आप देख करके बता सकते हैं, जो बाहर की सेल है, बाहर की सेल जो रेड कलर की दिखाई दे रही है वो है प्लेसेंटा। अब बाहर की जो सेल है उसको हमने आउटर सेल मास कहा था, जो कि चेंज हुआ था ट्रोफोब्लास्ट में, और ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा बनाया था। तो इस प्रकार से ट्रोफोब्लास्ट जो है वो प्लेसेंटा बना दिया। फिर उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो इनर सेल मास बनाता है, यानी कि ये जो सेल है ये एम्ब्रियो बना लिया, इस प्रकार से एम्ब्रियो बना लिया, एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब एक संरचना है इसमें यॉर्क सैक, यॉर्क सैक। अब ये यॉर्क सैक क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो देखिए बचा हुआ है इसमें ब्लास्टोसिल, या फिर इसको हम ब्लास्टोसिल कैविटी, सॉरी ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के नाम से जानते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होता है यही आगे चल करके यॉर्क सैक बनाता है। क्या बनाता है? यॉर्क सैक। अब ये यॉर्क सैक क्या करता है? अब ये जो यॉर्क सैक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ब्लड सेल्स। ठीक है, ये जो यॉर्क सैक होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट ब्लड सेल के डेवलपमेंट में, फर्स्ट ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में। आई होप जो ब्लास्टोसिस्ट की संरचना है वो आपको समझ में आ गई होगी। तो ब्लास्टोसिस्ट में 3 पॉइंट पाए गए हैं, 3 संरचना पाई गई है, जो कि है आउटर सेल मास, इनर सेल मास एंड ब्लास्टोसिल। आउटर सेल मास ट्रोफोब्लास्ट में बदलता है, ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो प्लेसेंटा बनाता है। फिर उसके बाद जो इनर सेल मास होती है वो, चलिए आगे की पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। प्लेसेंटा जो होता है वो मदर से कैसे जुड़ा होता है, पहली पॉइंट में ये हम जानेंगे। प्लेसेंटा मदर के यूटेराइन वॉल, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। देखिए इधर स्ट्रक्चर में हम देख और आपको समझा देते हैं। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस प्रकार से बना हुआ था। इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ था। ये हमारा गर्भाशय है और यहाँ पर ये योनि द्वार है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन के बाद बनता है। जो ब्लास्टोसिस्ट आता है वो हमारे इस एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, और जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है वो धीरे धीरे एंडोमेट्रियम में प्रवेश करने लगती है। तो वही बात यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के यूटेराइन वॉल से साइड या फिर टॉप से अटैच होता है, या तो ये साइड में अटैच होगा या फिर ये इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर अटैच्ड होगा। ठीक है, कहीं पर भी अटैच्ड हो सकता है, या फिर साइड में होगा या फिर टॉप पर होगा। फिर उसके बाद दूसरी पॉइंट है एम्ब्रियो तथा प्लेसेंटा आपस में कैसे जुड़े होते हैं। जो एम्ब्रियो होता है, जो फीटस होता है वो, और जो प्लेसेंटा होता है वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं। तो इधर स्ट्रक्चर में भी देख करके आप बता सकते हैं। ये एम्ब्रियो है और ये प्लेसेंटा है। एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच एक नली गई हुई है, जिस नली का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, एम्ब्रियो और प्लेसेंटा के बीच में एक नली हुई है, जिस नली का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड। तो वही बात यहाँ पर हमने लिखी है, एम्ब्रियो तथा प्लेसेंटा आपस में अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद है प्लेसेंटा का कार्य। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है उन पॉइंट्स को अब हम समझेंगे। प्लेसेंटा मदर के ब्लड स्ट्रीम की सहायता से एम्ब्रियो को ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करते हैं, या फिर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई का काम करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो प्लेसेंटा होता है वो भ्रूण को पोषण पहुंचाता है। ठीक है, अपरा का काम होता है भ्रूण को पोषण पहुंचाना। सीधी सी बात लिख देना आप कि जो प्लेसेंटा होता है उसका काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, और एम्ब्रियो में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं उनको बाहर लेकर आना। एक बात और आप ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन आपके मन में आ भी रहा होगा कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता है तो क्या होगा। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा नहीं बनता है तो क्या होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो जो एम्ब्रियो होता है उसको ना तो मिलेगा ऑक्सीजन, ना ही मिलेगा न्यूट्रिशन। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेगा
तो उसका जो डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो का विकास होता है, वो बाधित हो जाएगा, यानी कि वो रुक जाएगा। और हो सकता है कि जो जन्म होता है शिशु का, वो समय से पहले हो जाता है, यानी कि जो जन्म का दर होता है वो 9 महीने का होता है। तो 9 महीने के पहले यानी कि 7 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 8 महीने में भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा का निर्माण नहीं हुआ है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। इसलिए जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, और जो जन्म होता है, जो बर्थ होती है, वो समय से पहले भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो प्लेसेंटा होती है वो कुछ विशेष प्रकार की हार्मोन सीक्रेट करती है। क्यों करती है? वो हार्मोन सीक्रेट इसलिए करती है क्योंकि उसको प्रेगनेंसी को मेंटेन करना होता है। हमने अभी ऊपर वाली लाइन में बताया कि जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट नहीं होगा तो जो बेबी का जन्म होता है वो समय से पहले भी हो सकता है। उसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से कुछ प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो चलिए उन हार्मोन्स के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये पहला जो हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। दूसरा जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ आर फीमेल हार्मोन। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं वो दोनों फीमेल हार्मोन्स होते हैं। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद तीसरा जो होता है वो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, यानी कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर उसके बाद जो पांचवा है वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी को बताने के लिए, जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम HCG। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर उसके बाद जो लास्ट हार्मोन होती है वो होती है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HPS, या फिर इसी को हम प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमने अभी आपको बताया कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों फीमेल हार्मोन्स होती है। उसके बाद जो ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन होती है, ह्यूमन कोरियोनिक गैनेडोट्रोपिन होती है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट के समय बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। यानी कि जब प्रेगनेंसी की टेस्ट होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट में ये हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, किसी फीमेल में जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो प्राइमरी प्लेसेंटा होता है, प्राथमिक प्लेसेंटा जो होता है, वो अपने पास से बहुत ही ज्यादा मात्रा में कोरियॉन्स का सिक्रीशन करता है, कोरियॉन का सिक्रीशन करने लगता है। और जो कोरियॉन्स होती है वो प्रेगनेंसी के 2 सप्ताह बाद, यानी कि 2 वीक, 2 सप्ताह बाद मूत्र के साथ, यानी कि जो पेशाब होती है उसके साथ वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है। कौन? कोरियन बाहर निकलना शुरू हो जाती है, और उसी पेशाब से चेक किया जाता है प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी हो गया है या फिर नहीं हुआ है। जब कोरियन निकलता है तब पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हो चुका है। फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो है ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन, जिसको हम HPS या फिर प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से जानते हैं, और इसी को हम ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक रीजन है क्यों कहते हैं। जो दुग्ध ग्रंथियां होती है, जो स्तन ग्रंथियां होती है, जो ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां जो होती है, उसकी वृद्धि को लिए प्रेरित करता है, उसकी वृद्धि के लिए प्रेरित करता है कौन? ह्यूमन प्लेसेंटल सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इसलिए इसको हम प्लेसेंटल लैक्टोजन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। मैं आशा करता हूं कि प्लेसेंटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।